नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ हुई। इससे पूर्व राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बजट अभिभाषण से पहले ही कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। राज्यपाल ने 40 मिनट का अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अपने अभिभाषण के दौरान बताया कि प्रदेश में एनसीजीसी के माध्यम से एक समान उपज उत्पाद के उत्पादन और विपणन के लिए क्लस्टरवार कृषि उत्पादन संगठन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मोटरसाइकिल टैक्सी योजना संचालित कर दी। 2 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 151 सूक्ष्म जलागमों में 4,443 और 150 करोड़ केंद्र पोषित जलागम विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ। भराड़ीसेन विधानसभा भवन से शुरू हुआ सत्र, जो कि 10 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च को पेश किया जाएगा 2021-22 का बजट, जो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र का आगाज हुआ। 40 मिनट तक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भाषण दिया और उसके बाद बजट का आगाज हुआ। तो भराड़ीसेन विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हुआ है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 4 मार्च को पेश किया जाएगा 2021-22 का बजट सत्र, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भराड़ीसेन विधानसभा में आज से बजट सत्र का आगाज हुआ है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 40 मिनट के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। 4 मार्च को पेश किया जाएगा बजट, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भगवान सिंह लाइव जुड़े हैं। भगवान सिंह, कैसा रहा आज पहला दिन बजट का? जी मैं आपको बता दूं, आज पहला दिन का बजट का तो भाषण जो रहा मौर्य ने, जिसमें का प्रयोग किया गया है। और वहाँ पे एक बार भराड़ीसेन में जो गैरसैंण का जो स्थानीय जो गैरसैंण ग्रीष्म राजधानी है, वहाँ पे आज इसका साल का लास्ट जो बजट है, यहाँ भाजपा के सरकार का जो लास्ट बजट है, क्योंकि 2022 का जो बजट पेश करेगी, वहाँ पे तमाम यहाँ पे बता दूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण के विपक्ष ने यहाँ पे उंगली को खड़ी कर दिया है, क्योंकि जो आंदोलनकारी है उनके पक्ष में यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो चीजें है कि उसके पक्ष रखने चाहते थे, लेकिन संसद उनके विधानसभा भवन के अंदर तो कहीं ना कहीं से आपको बता दूं कि प्रशासन भी यहाँ पे अलग पुलिस प्रशासन के मौके पर बैरियर पे उनको रोक दिया गया है। यूपीडी की बात करें तो यहाँ पे यूपीडी के नेता भी तमाम सभी को उनको वहाँ पे रोका गया, लेकिन आज पहला भाषण हुआ और जो वहाँ पे जो रहा, वहाँ पे क्षेत्र भराड़ीसेन में तमाम कई चीजें वहाँ पे देखने को मिली। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम सभी वहाँ पे दिग्गज नेता सभी मौजूद थे। जी, हालांकि विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है, विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इस बार त्रिवेंद्र सरकार से कितनी उम्मीद है? क्या कुछ खास रहने वाला है बजट में? जी बिल्कुल, सरकार से विपक्ष का यही है कि उम्मीदें है, सभी आम जनता को यही उम्मीद है कि जो बजट इस बार का जो पेश होगा 2022 का, तो उससे कहीं न कहीं 2021-22 का जो बजट होगा, लास्ट बजट है केंद्र सरकार का, तो एक अच्छा बजट होगा। और शायद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो एक बजट देंगे, एक अच्छा बजट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोग यहाँ पे है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो इस बार का बजट का जो पेश होगा तो किस तरह से बजट है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह इस बार का जो बजट होगा किस तरह से। ठीक है, विपक्ष जो है किन मुद्दों पर सरकार पर हमलावर है और सरकार की तरफ से किस तरह के जवाब देने की तैयारी किस तरह की है? कुछ ज्यादा ही मतलब बार जो उन्होंने घोषणाएं उनमें पूरा तो लगभग हो ही गया। सरकार काफी अच्छा कार्य भी कर रही है इस मामले में, और इस बार लास्ट ईयर है तो हम लोग काफी उम्मीदें इस बार क्या बजट है, क्योंकि सरकार का लास्ट बजट है, तो इस बार सरकार वर्तमान सरकार का एक बजट है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद दोबारा शुरू होगा बजट चल रहा है। ग्रीष्म राजधानी उत्तराखंड सरकार ने बना दिया, तो कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीदें तो काफी है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो कई बार बजट में जो घोषणाएं कहीं घोषणा बन के न रह जाए,
तो ऐसा भी है, बाकी तो बजट सरकार है और ईमानदार सरकार है हमारे प्रदेश में, तो हमें काफी उम्मीदें हैं। त्रिवेंद्र रावत ने इस बजट को देखकर उन्होंने कहा ग्रीसिंग राजधानी को घोषित कर दिया गया है। इसमें क्योंकि आपका जनता पर गैरसैंण की बात करें, गैरसैंण की स्थिति काफी लोगों को यह एक अच्छा बजट है, तो इस बात किस बजट में ज्यादा ध्यान देगा सरकार? और बजट से मेहनत की कर्मचारियों वर्ग के लिए काफी समस्याएं ठीक है भगवान दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया और कहा कि किसान आंदोलन का मकसद किसी सरकार को गिराना या सरकार बनाना नहीं है। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार का अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को टक्कर देने का खेल चल रहा है। कहा गया कि इसी के तहत लेबर कानूनों में भी संशोधन किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि विलेज टूरिज्म पॉलिसी पर काम करने से पहाड़ और उत्तराखंड का किसान बचेगा। पहाड़ पर किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सी दिक्कतें आती है। फसल की एमएसपी तक नहीं मिल पाती है, खासकर सब्जी, फल और मोटे अनाज का उचित दाम नहीं मिल पाता है। इसी वजह से पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहे हैं। तो आज रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू नेता राकेश टिकैत विशेष रूप से मौजूद थे और किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी इस महापंचायत में मौजूद रहे। चलिए बात करते हैं मसूरी की, जहां पर सिविल सामुदायिक उप जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा कोविड-19 के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप की अगुवाई में सभी तैयारियां पूरी की गई। वहीं सुबह से ही वरिष्ठ नागरिकों की भारी संख्या अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जुटी रही। तो वहीं 1 फरवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने वाले लोगों को 28 दिनों के बाद लगाई जाने वाली वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई गई। तो आज से देश भर में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। तो वहीं मसूरी की बात करें तो यहां पर भी वरिष्ठ नागरिकों का जो है काफी कतार लगी रही। बुजुर्गों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। पूरी तरीके से कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया गया। सुबह प्रधानमंत्री जी को फोन वैक्सीन लगाने देखा दिल्ली, तो हम वहाँ साफारी गांव में टीवी में देखा, तो हमने सोचा मसूरी जाए, मसूरी जाके पता करते हैं कि आज मसूरी लग रहा है टीका। तो मसूरी सिविल हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर साहब से पता करा, उन्होंने मेरा आधार चेक कराया, तो आधार चेक कराया तो मेरा नंबर उसमें आ गया। तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही, चिंता हो रखी थी कि यार दवाई निकल गई, तो अब तो हमें सुरक्षित होना चाहिए। जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो जिनका सेकंड डोज लगना था वो चल ही रहा है, साथ साथ हमारे साथ जो है सीनियर सिटीजन का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। और सुबह से हमने जो मसूरी के पहले व्यक्ति हैं उनको टीका लगा दिया है, और साथ में कई सीनियर सिटीजन लोगों का फोन आ रहा है कि हम आ जाएं। हमने कहा आप आइए, वेलकम है। और जिन्होंने लगाया उनमें काफी उत्सुकता। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने एक बार फिर से सरकार के कुंभ को लेकर दिशा निर्देशों और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में माघ मेला परंपरागत तरीके से भव्य रूप से हो सकता है, तो कुंभ के आयोजन के लिए तमाम तरह की पाबंदियां आखिर क्यों लगाई जा रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला अपने पूर्ण परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ, उसके लिए अधिकारी और मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है कि माघ मेले की तर्ज पर उत्तराखंड में होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन भी भव्य रूप से हो, जहां पर कथाएं भी हो, कीर्तन भी हो और संतों के लिए टेंट भी लगाए जाए। उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान करोड़ों लोग माघ मेले में पहुंचे और लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ है, ना तो वहां पर किसी को भी कोरोना के कारण मृत्यु हुई और ना ही कोई कोरोना से पीड़ित है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई है, उनको हटाते हुए कुंभ का आयोजन भव्य रूप से संपन्न करे, जिसके लिए भजन कीर्तन आदि सभी हो और संतों के लिए टेंट भी लगे। पदाधिकारी एवं संत महात्माओं का निवेदन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मेला परंपरागत ही होगा, जैसे पहले माघ मेला था वैसे ये भी होगा।
और उन्होंने विधिवत माघ मेला कराया, टेंटिंग की व्यवस्था की, टेंट लगे, क्लबवासी आए। मौनी अमावस्या के दिन सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, मैं वहां मौजूद था, करोड़ों लोग स्नान करके गए। उधर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी है। इस एसओपी में जहां तमाम भंडारों और सत्संग जैसे आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही गई है, तो वहीं कुंभ के स्वरूप को छोटा करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि कोरोना महामारी ज्यादा ना फैले। ऐसे में वैरागी अखाड़े एक बार फिर से एसओपी के विरोध में आ गए हैं। संतों ने कहा है कि जब देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और भारी संख्या में किसान भी विरोध कर रहे हैं, वहां कोरोना वायरस का जब खतरा नहीं हुआ तो हरिद्वार कुंभ में भला कोरोना कैसे फैल सकता है। बात यह है कि ये एसओपी केवल कुंभ मेले के लिए है, क्या चुनावी रैलियों के लिए नहीं है? बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन बात जब धर्म की आती है तो सरकार एक साथ एसओपी यहां जारी कर देती है। क्या केवल कुंभ मेले के लिए? मैं इन सब से कह देना चाहता हूं, सब राजनेताओं से कह देना चाहता हूं, यदि आपको एसओपी जारी करनी है तो चुनावी रैलियों में करो। इस कुंभ मेले में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जितने भी है, हमारे वैष्णव समाज को कोई अधिकार नहीं दिए गए, कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। मैं उन सबसे कह देना चाहता हूं, इस कुंभ को आपको कराना होगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी कुंभ को नहीं करा रहे हैं? वो एक मेला होता था, सामान्य मेला होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उसको एक भव्य और कुंभ मेले के रूप में वृंदावन में मनाया जा रहा है, प्रयागराज में मनाया जा रहा है। लेकिन हरिद्वार में कौन सा कोरोना आ रहा है? जब अब वैक्सीनेशन भी आ गया है, यदि आप कुंभ मेले पर ऐसी एसओपी जारी करते हो तो सबसे पहले अपनी चुनावी रैलियों पर जारी कीजिए। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी जुड़े हैं। धर्मेंद्र, कुंभ को लेकर जो पहले केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है, अब राज्य सरकार ने भी जो एसओपी जारी की है, जिसको लेकर संत समाज में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जो इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, उसमें पहले से ही हरिद्वार में 4 माह का कुंभ मेला हुआ करता था, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए राज्य सरकार ने उसकी अवधि घटा दी है और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 1 महीने का यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जिस पर भी केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। उस एसओपी में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। उस समय कुंभ मेले के दौरान कोई सत्संग नहीं किया जा सकता है, कोई कथा नहीं की जा सकती है। उसके साथ ही जो 65 साल से ज़्यादा के आयु के वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। और जितने भी लोग श्रद्धालु हों या साधु संत हों, जो लोग भी यहाँ पर आएंगे तो पहले उन्हें अपनी कोविड की नेगेटिव की जांच करानी होगी और उसको साथ लेकर आएंगे, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसका लगातार जो साधु संत हैं वो विरोध करने लगे हैं। और बात करें तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी महाराज, उन्होंने जमकर निशाना साधा है और उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अभी 1 माह का माघ मेला उत्तर प्रदेश में हुआ है और बड़े ही सकुशल और शांति पूर्वक तरीके से वो मेला निपटा है और उसमें कोई पाबंदी नहीं थी और करोड़ों की संख्या में पूरे 1 माह लोगों ने वहाँ पर जप तप किया है, गंगा स्नान किया है। तो वहाँ पर कोई कोरोना का मरीज भी नहीं पाया गया, ना ही किस तरह की लोगों को वहाँ पर दिक्कत हुई है। तो उसी का हवाला देते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि भव्य रूप से, दिव्य रूप से एक अच्छा कुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जाए और जो पाबंदी लगाई जा रही है, जो यहाँ पर एसओपी लगाई गई है, उसे हटाकर एक अच्छे तरीके से कुंभ यहाँ पर संपन्न कराया जाए। जी देखिए धर्मेंद्र, कहीं ना कहीं संत समाज की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि संत समाज कह रहे हैं कि वो कोविड-19 के नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद एक और जहां किसान आंदोलन है वहां पे भी जो है बड़ी संख्या में किसान जो है विरोध कर रहे हैं, आंदोलनरत है और चुनाव भी हो रहा है। इसको लेकर क्या लगता है, सरकार जो इस एसओपी में जो जारी किया गया है इसमें कोई तब्दीली करने की उम्मीद है सरकार की तरफ से? देखिए, अभी सरकार का तो कोई मूड ऐसा नहीं है कि इसमें तब्दीली हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि कोई जब साधु संत अखाड़ा परिषद, क्योंकि साधु संतों का स्नान है, अखाड़ा परिषद के जब अध्यक्ष इस तरह का एतराज जता रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ तब्दीली करे। लेकिन अभी तक सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसी के तहत जो एक समावधि है उसे भी घटा दी है और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यहाँ पर कुंभ का आयोजन होना है। हालांकि अभी 11 मार्च में जो पहला शाही स्नान है, जो पहले राज्य सरकार ने उसे घोषित किया था, तो वो शाही स्नान भी यहाँ पर होना है, लेकिन उसे राज्य सरकार की अलग एक एसओपी है उसके तहत यहाँ पर कराया जाएगा। लेकिन जब कुंभ मेले का आयोजन होगा, कुंभ मेले का नोटिफिकेशन विधिवत जारी हो जाएगा, तो उस समय केंद्र सरकार की जो एसओपी है
उसे लागू कर दिया जाएगा। उसका ही लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है। संतों का ये भी कहना है कि जहाँ पर चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की सरकारें एसओपी जारी नहीं करती हैं, लेकिन चूंकि 12 साल बाद इस तरह का धार्मिक मेला है, धर्म और आस्था का मेला है, ये यहाँ पर होने जा रहा है। बड़ी संख्या में देश दुनिया से साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में जो ये पाबंदी लगाई जा रही है वो बहुत गलत है और इसकी लगातार जो साधु संतों के द्वारा इसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे में देखना होगा कि क्योंकि संत समाज जो है लगातार एसओपी जो जारी किया गया है इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इस एसओपी में कोई तब्दीली करती है या फिर नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चमोली की, जहां पर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा में जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आंदोलनकारियों पर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। सड़क चौड़ीकरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर लगातार स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल ये विधानसभा जा रहे थे और पुलिस ने इन लोगों को वहां पर रोकने की कोशिश की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस ने देहरादून के बल्लीवाल चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है सबके साथ महंगाई लेकर आई है। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष लामबंद है और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है हमलावर है। तो देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और पुतला फूंक कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो महंगाई आसमान छू रही है जिससे हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है और कांग्रेसियों का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से महंगाई भी अपने साथ लेकर आई है। चलिए बात करते हैं अब चमोली की, जहां पर तपोवन त्रासदी का 23वां दिन है। तपोवन इंटेक टनल में फंसे 35 लोगों की तलाश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अब तक 72 शव मिल चुके हैं, 132 लोग अभी भी लापता है। अब तक 30 मानव अंग भी बरामद हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो तपोवन टनल की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अब तक 30 मानव अंग भी बरामद हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार दिन रात युद्ध स्तर पर जो लापता लोग हैं उनकी तलाश में जुटी है। तपोवन त्रासदी का आज आपको बता दें कि 23वां दिन है। तो रेस्क्यू कार्य बेशक लगातार जारी है। अब तक 72 शव बरामद हो चुके हैं, 132 लोग अभी भी लापता है। उम्मीद की किरण के साथ हमारे जो रेस्क्यू के लिए जुटे हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार युद्ध स्तर पर खोज में जुटी है। उधर रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खास तौर पर बिजली चोरी करने वाले के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिकारी अक्सर मुकदमे दर्ज कराते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ऊर्जा निगम पर जेई के एक महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि वसूली के नाम पर ऊर्जा निगम के अधिकारी लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि बिजली चोरी के नाम पर मोटी रकम के जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। रामपुर क्षेत्र है और 6 नंबर गली है, ग्रीन पार्क कॉलोनी है जहाँ पे मेरा मकान है। तो सुबह 10-11 बजे यहाँ से 10 बजे करीब में निकल गया था। मेरे भाई की बीवी जो थी वो बीमार है, उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाने के लिए लेके गया मैं। तो उसी दौरान यहाँ लगभग 11 बजे 4 लोग आए और 4 लोगों में से एक आदमी तो अंदर घुस गया सीधा। उनकी मम्मी ने जो है उसे विरोध किया कि भाई अंदर क्यों घुसे आ रहे बिना पूछे। तो इनके साथ धक्का मुक्की करी और बदतमीजी करी। इन्होंने कहा ठीक है हम अपने हस्बैंड पे फ़ोन लगा रहे। तो उस डर से कुछ बच्चे जो थे घबरा गए एकदम। जब धक्का मुक्की बच्चों ने शोर किया। शोर करने पे वो बाहर निकल के भाग गया और जाते जाते धमकी भी देगा ठीक है आइंदा देखते हैं तुम्हें, कोई बात नहीं आज तो चले जा रहे हैं हम लोग। 3 बार रहे जी। क्या ना हाँ मैंने कहा मुखा जी कैसे आए अंदर और क्या ना हाँ बिल जमा करो।
मका जी बिल तो फिर जी बिल तो जमा जरूर होगा। मका अंदर कैसे आए तुम जी गाड़ी गलौज कराने लगे, बस बदतमीजी से बोलने लगे जी। मैंने कहा फिर खाना जा शोर मचा दिया बच्चों ने जी, हत्ता पाई करी ढेर जब खाना जी शोर मचा दिया बच्चों ने। फिर गली के आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, फिर क्या ना हत्ता वो क्या ना बाहर भागने लगे। आलम है रामपुर निवासी। इन्होंने विद्युत विभाग के जो जेई हैं श्री सुनील कुमार, उनके विरुद्ध एक तहरीर दी है कि इनके द्वारा इनको एक नोटिस दिया गया था विद्युत संयोजन का कि इतना बिल जमा कर दें अन्यथा आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। इनका आरोप यह है कि इन्होंने समय से पहले घर में आके वो कनेक्शन काट दिया। चलिए बात करते हैं मसूरी की, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने अधिकारी आशुतोष सत्ती की अगुवाई में मसूरी में दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की है। वहीं दुकानों में रखे प्लास्टिक बैग को जब्त कर जुर्माना भी वसूला है। मसूरी नगर पालिका टीम द्वारा सैनिटरी इंस्पेक्टर किरण राणा द्वारा अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो वहीं दुकानों में प्रयोग की जा रही प्लास्टिकों की थैलियों को जब्त की गई है। तो प्लास्टिक मुक्त बनाने की मिशन को लेकर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। पहले मैसेज दे चुकी थी कि जी देखिए, आपको जैसे कि पहले भी पता है, लगातार पिछले 2 हफ्तों से हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या जो लिटरिंग कर रहे हैं, एक स्वच्छ बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, उसी के क्रम में लोगों को पहले हमने जागरूक किया, पहले उनको वार्निंग दी और वार्निंग के बाद अब हमने ये शुरू किया है कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग लगातार प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, उनका चालान किया जाए, उनको पीनल एक्शन के थ्रू उनको एक दोबारा से एक सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग दी जाए कि भाई आप जो है अब नेक्स्ट जो यूज़ करें प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि मसूरी आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक बैन है मसूरी में। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से भी हम लोगों के कोऑपरेशन के साथ स्वच्छ मसूरी सुंदर मसूरी का जो संकल्प। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।